यूपीएससी एग्जाम जिसको सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है, अगर यही हार्ड एग्जाम कोई पास कर ले तो समझो उसकी तो लाइफ सेट है भाई। तो एक ऐसा इंसान जिसने दिन रात मेहनत की, मेहनत करता गया और फिर मेहनत करके यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया और फिर बना वो डिप्टी पुलिस कमिश्नर। अब कमिश्नर बनते ही उसने अपने कामों से जनता के दिलों में जगह बनाई और फिर उस इंसान ने इस पद को छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मुश्किल से तो डिप्टी पुलिस कमिश्नर बना था तो छोड़ा ही क्यों। और अब दूसरा सवाल ये होगा कि आखिरकार ये महान इंसान है कौन। तो इतनी मेहनत करने के बाद, आईपीएस बनने के बाद आईपीएस का पद छोड़ने वाले का नाम है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। जी हाँ, आप सही समझे, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई, जिनको लेकर राजनीति में बवाल मचा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों अन्नामलाई इतनी सुर्खियों में है, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे पढ़ाई की, कैसे राजनीति में झकास एंट्री मारी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिलनाडु के करूर जिले में थोटामपट्टी, हो सकता है कि आपको ये वर्ड समझ में ना आए तो मैं स्क्रीन पर टेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि तमिलनाडु के करूर जिले में थोटामपट्टी गांव में अन्नामलाई का जन्म 1984 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया और फिर एक इंटरव्यू में इन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जाना मेरे लिए एक सदमे जैसा था। यहाँ 5-5 रुपए के लिए किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रदेश ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने इतनी गरीबी पहले नहीं देखी थी और उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहाँ मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। दरअसल अन्नामलाई का मानना था कि सिविल सेवा मुझे ऐसी ही जिंदगी जीने का तरीका देगी। फिर उन्होंने आईआईएमआई इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दी, क्योंकि इनको तो आईएएस बनना था। अब एग्जाम देने के बाद नंबर कम आ गए, जिस वजह से अन्नामलाई आईपीएस बन गए। ये कहानी बताते हुए अन्नामलाई ने कहा था कि नंबर भले ही कम रह गए हों, लेकिन मैं इस वर्दी में काफी खुश हूँ। लेकिन फिर उन्होंने 25 मई 2019 को पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त अन्नामलाई बेंगलोर दक्षिण के डीसीपी थे और उन्हें लोग सिंघम के टाइटल से बुलाते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अन्नामलाई ने आईपीएस का पद क्यों छोड़ दिया, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी पहले इनकी लाइफ के बारे में ही जानते हैं। अब इनकी कुछ खूबियां हैं, जैसे आईपीएस के पद पर रहकर इन्होंने क्या क्या काम किए जिस वजह से जनता ने इनको राजनीति में इतना प्रोत्साहित किया। इन किस्सों को जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये किस्से इनकी आगे की कहानी से जुड़े हुए हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एक किस्सा है जो 26 जुलाई 2016 का है। एक बार कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें काफी भीड़ थी। वैसे तो पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में, पुलिस के खिलाफ जनता का प्रदर्शन करना तो आम बात है, लेकिन 2016 वाला लोगों का ये प्रदर्शन वहाँ के एसपी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। अब किसी तरह से वहाँ पर लोगों को शांत कराया गया और मामला भी बड़ी जल्दी ही शांत हो गया। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी एसपी अन्नामलाई के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में था ये प्रदर्शन। इसमें लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, यानी कि जनता अन्नामलाई से बेहद प्यार करती थी। दूसरी बात है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की। साल 2017 में अन्नामलाई यहीं पर थे। इसी साल दिसंबर में यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। एक विवादित धार्मिक स्थल में दूसरे समुदाय के कई हजार लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। उस वक्त शायद बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर अन्नामलाई ना होते। वो खुद दंगा रोकने के लिए कई दिनों तक गली गली घूमते रहे, फिर पीस कमेटी का गठन किया और लगातार घर घर जाकर दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की और मामला किसी तरह शांत कराया। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति को जनता प्यार नहीं करेगी क्या? तो अब आगे बात करते हैं कि अन्नामलाई ने आईपीएस पद को छोड़ा क्यों। 28 मई 2019 को अचानक से उनके इस्तीफे देने की खबर पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। फिर लोगों ने कल्पनाएं की कि वो राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, मगर अन्नामलाई के दिल में तो कुछ और ही था। ऐसा कुछ जिसे उन्होंने करीब 9 साल की सेवा के दौरान हर पल महसूस किया हो। अब 28 मई को जैसे ही अन्नामलाई के त्याग पत्र की खबर बाहर आई, अन्नामलाई सुर्खियों में आ गए। वहाँ पर लोग जानना चाहते थे कि आखिर एक ईमानदार पुलिस अफसर क्यों नौकरी छोड़ रहा है, क्या उस पर राजनेताओं का दबाव है या फिर कुछ और। इन्हीं सवालों के बीच अन्नामलाई का एक नोट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो पुलिस की इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे। अन्नामलाई ने लिखा, पुलिस अधिकारी की नौकरी में कई चुनौतियां शामिल है और उन्होंने हर चुनौती का
पूरा आनंद लिया। अब वो उन छोटी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने मिस कर दिया। वो एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें अपने बेटे के साथ वक्त बिताना होगा। वो अपने घर पर लौट कर खेती करना चाहते हैं ताकि देख सके कि उनकी भेड़ें अभी भी उनकी बात सुनती हैं या फिर नहीं। फिर 25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और लगभग एक साल बाद ही यानी कि 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2021 तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली। अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ने वाले अन्नामलाई 24,300 वोटों से हार गए। अब बात करते हैं कि अन्नामलाई के बीजेपी में ज्वाइन होने से बीजेपी पार्टी को क्या फायदा होगा। दरअसल दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई थी। अब ऐसे में अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष होने का पार्टी को फायदा मिला, क्योंकि अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु के लोकल नेता है बल्कि युवा नेताओं में भी शामिल है। इससे लोगों के बीच मैसेज गया कि बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों को मौका देती है बल्कि युवाओं और शिक्षित लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करती है। अब इस राजनीति के चलते तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने काफी टाइम पहले डीएम की फाइल्स जारी की थी, जिसके तहत उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस आरोप के जवाब में सत्तारूढ़ डीएमके ने अन्नामलाई और बीजेपी को कानूनी नोटिस जारी किया और 500 करोड़ रुपए के नुकसान के लिए माफी की मांग की थी। अब इस नोटिस को भेजने के बाद अन्नामलाई ने अपने वकील के जरिए दिए एक बयान में कहा कि नोटिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। बयान में कहा गया कि कोई माफी मांगने या हर्जाना देने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर किसी को कुछ भी भुगतान करना है तो वह डीएमके पार्टी और उसके तथा कथित स्वर्ण अध्यक्ष और उसके नेता हैं। उन्हें अपनी सारी अवैध संपत्ति वापस करनी होगी तमिलनाडु के लोगों के लिए। अब अन्नामलाई के इन कामों से जनता बेहद ही खुश है, जिस वजह से लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि अन्नामलाई साउथ में अपना डंका बजाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा लोगों का मानना है। वो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि अब साउथ में भी बीजेपी के पर्चे लहरा रहे हैं। अब साउथ के हिंदू और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये तो आपने भी देखा होगा कि साउथ के ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ हिंदुओं की गिनती बहुत ही कम है और सबसे ज्यादा आबादी चाहे मुस्लिमों की हो या फिर ईसाइयों की, ये फिर अत्याचार करने से नहीं रुकते। वहीं इसका अपोजिट यदि हिंदुओं की गिनती कहीं पर ज्यादा है तो ये आबादी चाहे मुस्लिम हो या ईसाई बड़ी खुशहाल जिंदगी बिताती है। इसी वजह से बीजेपी की पहुंच बढ़ रही है। तो ये थी अन्नामलाई की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी जो हर जगह चर्चाओं में है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अन्नामलाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड लास्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।